हेलो स्टैंडर्ड टेंथ, कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छे होगे और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे। और मैं आज तुम्हें इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक की, अ लेटर टू गॉड। ईश्वर को लिखा गया एक ख़त। इट इज़ रिटन बाय G.L. Fuentes और ये एक मेक्सिकन राइटर हैं, मेक्सिको के रहने वाले हैं। और मेक्सिको का करेंसी जो है उसे हम पेसो कहते हैं, PESO। तो इसे ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। लेंचो जैसे एक कैरेक्टर की ये कहानी है और प्रोनाउंसिएशन इसका लेंचो ही सही है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को डिगा सकता है, पर्वत को भी हिला सकता है। अब यहाँ पर दे कौन है? तो दे मीन्स लोग, आम लोग। कि लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। दे मीन्स पीपल। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन किस चीज़ में हम अपना विश्वास रखें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही वो सवाल है जो कि यह कहानी बहुत ही नाजुक अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि एक पत्र लिखता है, एक खत लिखता है ईश्वर को। कब लिखता है? When his crops are ruined, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 pesos, और ईश्वर से क्या मांगता है अपने खत लिखकर? तो ईश्वर से 100 पेसोज मांगता है लेंचो। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का खत ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर लेंचो को वही पैसे भेजते हैं, उतने ही पैसे भेजते हैं जितने की लेंचो ने मांगा, यानी 100 pesos? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। सोचो क्या हो सकते हैं तुम्हारे जवाब इन सभी सवालों के। These questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. और सोचो, अंदाज़ा लगाओ कि आखिर ये कहानी कैसे शुरू होगी और आगे तक कैसे बढ़ेगी। इस कहानी को पढ़ने से पहले सोचो। तो चलो हम सीधे कहानी में चलते हैं। यहाँ पर कहानी रही। क्रेस्ट की एक मीनिंग देख लो, टॉप ऑफ अ हिल। एक पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, ऊपरी चोटी जो होती है, उसे क्रेस्ट कहते हैं। बड़े आनंद से पढ़ो और समझ में आएगा, डोंट वरी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर जो उस पूरी घाटी में इकलौता था, एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपर की चोटी पर अवस्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से कोई भी इंसान नीचे बहती हुई नदी को देख सकता था और उन खेतों को देख सकता था जिसमें पके हुए मक्के लगे थे अभी, जो फूलों से भरे हुए थे, जो हमेशा इस चीज़ का वादा करते थे कि हम अच्छी फसलें लेंचो तुम्हें देंगे। डॉटेड विद का अर्थ है भरा होना, फूलों से सजा होना। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। इस पूरी पृथ्वी को जो एकमात्र चीज़ चाहिए थी वह थी एक ज़बरदस्त बारिश, एक बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश, या कम से कम
हल्की फुल्की हल्की फुल्की एक छोटी मोटी बौछार, फुहार, किसकी? तो पानी की, यानी कि एक हल्की फुल्की ही बारिश सही, दैट इज कॉल्ड शावर. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ध्यान से पढ़ना और समझना इसे. मैं रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ी जाए कि स्टोरी का जो एसेंस है वो आपको समझ में आए. पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से जानता था, इंटीमेटली का यहाँ अर्थ है बहुत अच्छे से जानता था, प्रेम पूर्वक जानता था, अपने खेतों से भली भांति परिचित था. उसने और कुछ नहीं किया था बल्कि सिर्फ और सिर्फ आकाश की तरफ आंखें उठाकर देख रहा था. किस तरफ? द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में. यानी आकाश की तरफ देखता हुआ वह अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद एक बार बारिश हो जाए, मेरी फसलें अच्छी हो जाएंगी, पृथ्वी को एक बार बारिश की ज़रूरत है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. अब लेंचो कहता है कि अब हम लोग निश्चित तौर पर कुछ पानी पाने जा रहे हैं. तो औरत किसे कहा? वुमन किसे कहा? तो अपनी वाइफ को इसने कहा है, क्योंकि लेंचो का ही एकमात्र परिवार, एकमात्र घर उस पूरी घाटी में, घाटी के बीचों बीच उस छोटी सी पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर, ऊंचाई पर रहता था. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. तो वह औरत जो शाम का नाश्ता, खाना तैयार कर रही थी, वह जवाब देती है, हाँ ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जाने, ऐसा बोलते हैं ना. तो इसी तरह से लेंचो की पत्नी ने कहा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े बच्चे थे वो नीचे खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और जो छोटे बच्चे थे वे घर के ही आसपास खेल रहे थे. यानी इससे समझ में आता है हमें कि लेंचो का एक छोटा सा परिवार है जिसमें कुछ बड़े बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और लेंचो है, और लेंचो का इकलौता एक घर है. नेक्स्ट. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और सभी बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे जो छोटे थे, जब तक कि उस औरत ने आवाज़ लगाकर सबों को नहीं बुला लिया. Come for dinner. रात के खाने के लिए आ जाओ, रात के खाने पर सभी आ जाओ. It was during the meal that, just as, वह बस खाने का ही वक्त था जिस समय लेंचो had predicted, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी. Big drops of rain began to fall. अभी खाने का वक्त था और उससे पहले लेंचो ने अभी अभी भविष्यवाणी की थी कि अब हमें कुछ पानी ज़रूर मिलेगा. और ठीक खाने पर बैठता है लेंचो, लेंचो के परिवार बैठते हैं सभी, कि अचानक बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रॉचिंग. उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बादल के बड़े पर्वत के समान टुकड़े लेंचो की घाटी की तरफ आता हुआ देखा जा सकता था. वे सभी टुकड़े देखे जा सकते थे. बादल के टुकड़े इसी के घरों की तरफ बढ़ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाली थी, हवा काफ़ी ताज़ा थी और सुगंधित थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वह इंसान बाहर गया था दूसरे किसी कारण से नहीं, बल्कि बारिश का सुखद अनुभव अपने शरीर पर लेने के लिए. एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और जब वह वापस आया तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स.
कि ये सभी बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। क्यों कहा? बिकॉज लेंचो वॉज फुल ऑफ होप्स। लेंचो उम्मीदों से भरा हुआ था उस समय कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। और इसी उम्मीद में उसने उन गिरती हुई बारिश की बूंदों को बारिश की बूंदें नहीं कहा, बल्कि उसने उन्हें नए सिक्के कहा। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. कि बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर की हैं और जितनी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर की हैं। सेंट मतलब सबसे छोटा हिस्सा किसी भी करेंसी का, ऐसा माना जाता है। तो सेंट का अर्थ होता है यहाँ पर कि अगर $1 है मान लें तो उसका 100वां हिस्सा, दैट इज सेंट। तो 10 सेंट कहा गया है, यानी कि वास्तव में 10 सेंट के बराबर, 10 × 1/100 ऐसा करके सोचिए, राइट। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ध्यान से समझना, ड्रेप्ड की मीनिंग तुम देखो, इसका अर्थ होता है कवर्ड, ढका होना। विद क्लॉथ, क्यों विद क्लॉथ लिखा है इसको ध्यान से समझो। घर में जो हम पर्दे लगाते हैं उसे हम ड्रैपरी कहते हैं, DRAPPERY। और जहाँ जिस दुकान में ये सभी पर्दे मिलते हैं उसे भी हम ड्रैपरी कहते हैं। तो ड्रैपरी का अर्थ हुआ पर्दा, यानी कि ढकने का काम करता है। इसलिए ड्रेप वर्ब है जिसका अर्थ हुआ ढकना, और ड्रेपरी मतलब ढकने वाली चीज़ें यानी कपड़े। तो आप सुनना ध्यान से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बड़ी आत्मसंतुष्टि के भाव से उसने पके हुए मक्के के खेतों को, जिसमें कि मक्के में फूल भी आ गए थे, उसे वह बड़ी ही आत्मसंतुष्टि के भाव से देखता है और ऐसा जानता है कि यहाँ से वहाँ तक पूरी खेत बारिश में भीगी हुई है, बारिश की बूंदों से ढकी हुई है। यानी लेंचो बड़ा ही गदगद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसे, आनंदित है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक ही बहुत तेज़ बारिश और तेज़ हवा, बारिश तो ना कहो, तेज़ हवा बहने लगती है और उस तेज़ हवा के साथ साथ बारिश भी बहुत तेज़ होने लगती है, जिसके साथ बड़ी बड़ी बूंदें ओले की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, अर्थात ओलावृष्टि होने लगा। अब हेल स्टोन्स गिरने लगे ऊपर से, तो तेज़ हवाएं बहने लगती हैं और बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं। अब अचानक हुआ, अभी अभी लेंचो खुश हुआ ही था कि बारिश की बूंदें ओलों में बदल गई। आप सोच सकते हो दुख का पहाड़ गिर गया होगा लेंचो पर। These truly did resemble new silver coins. वे सभी ओले वास्तव में चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि हेल स्टोन्स वाइट होते हैं कलर में और सिल्वर कॉइन्स भी वाइट होते हैं कॉइन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेटाफर का इस्तेमाल है, क्योंकि उन हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन्स कहा गया है। और लाइक, एज, सो एज इन सभी एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल नहीं है, यानी सिमिली नहीं है, मेटाफर है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. और वे बच्चे जो कि अपने आप को बाहर ले गए थे बारिश में, वे दौड़ जाते हैं बाहर की तरफ उन जमे हुए मोतियों को चुनने के लिए। अब जमे हुए मोती यहाँ कौन है, क्या चीज़ है ऐसी? तो जमे हुए मोती ओलों को कहा गया है। अगेन हम देखते हैं यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल है। आगे पढ़ते हैं। और लोकस्ट्स, इस वर्ड का इस्तेमाल देखो। लोकस्ट्स कहते हैं इंसेक्ट्स को, जो कि बहुत ही बड़े झुंड में उड़ता है और फसलों को बर्बाद करता है, उसे हम लोकस्ट्स कहते हैं। करेक्ट? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। जल्दबाजी मत करना, चैप्टर को ढंग से समझो, अच्छे से समझो, वरना पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छा सीख रहे हो, इसी तरह से सुनते चलो और याद हो जाएंगी तुम्हें ये सारी बातें। It's really getting bad now, exclaimed the man.
उस इंसान ने चीखते हुए कहा कि अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा होने जा रहा है हमारे साथ। आई होप इट passes क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बादल का टुकड़ा जल्दी से आगे बढ़ जाए, ये ओले जो गिर रहे ये जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब राइटर हमें बताते हैं, लेकिन ओले वृष्टि की बात जो थी अभी, ओले जिस बादल से नीचे गिर रहे थे, वे बादल के टुकड़े भी इतनी आसानी से पास नहीं करते हैं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और अब लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहे घरों पर, गार्डन में, पहाड़ी के अगल बगल, फिर मक्के के खेतों में, और ऐसा कहें कि पूरी घाटी ही ओले से भर गई। The field was white, as if covered with salt. पूरा खेत अब श्वेत दिख रहा था, सफ़ेद दिख रहा था, मानो कि नमक से ढका हुआ हो। एज इफ का इस्तेमाल है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिमिली का इस्तेमाल है। Not a leaf remained on the trees. एक पत्ती भी नहीं बची वृक्षों में। The corn was totally destroyed. अब पूरा मक्का, इसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, पूर्णतः बर्बाद हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. फूल झड़ चुके थे पौधों से। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. वह खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और दुख से अपने बेटों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. कि कम से कम तो लोकस्ट्स जैसे इंसेक्ट का झुंड भी अगर आता और वे अगर हमारी फसलों को बर्बाद करते तो भी इससे ज़्यादा छोड़ते। यानी जितनी बर्बादी अभी दिख रही है, इतनी बर्बादी तो नहीं दिखती। अगर वे इंसेक्ट्स आकर खा भी लेते, फसल बर्बाद भी कर देते, फिर भी कुछ अभी जितना छूटा हुआ है, यानी कुछ नहीं छूटा हुआ है, खेत बर्बाद हो चुका है, इससे वे ज़्यादा छोड़ कर जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और इस वर्ष हमें अब कोई भी फसल नहीं मिलेगी। That night was a sorrowful one. वह रात एक दुख से भरी हुई रात थी। All our work for nothing. हमारा सारा प्रयास बेकार गया। There is no one who can help us. कोई नज़र नहीं आता है जो हमारी मदद करे। We'll all go hungry this year. इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। आइए कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं और एक बार मैं हल्के से डिस्कस कर देता हूँ, आगे बढ़ेंगे फिर। What did लेंचो होप फॉर? लेंचो ने आखिर किस चीज़ की उम्मीद की थी? एक अच्छी बारिश की। Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? क्योंकि इसकी उम्मीद से जुड़ी हुई थी बारिश की बूंदें, बारिश का होना, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स का, न्यू कॉइन्स कहने का अर्थ है कि इसकी फसलों के लिए वे सभी रेन ड्रॉप्स जान थी, वे सभी रेन ड्रॉप्स सपोर्टिंग एलिमेंट थी। इसीलिए हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश आखिर कैसे बदल गई? तो बारिश तेज़ हवा में बदल गई, फिर वही बारिश ओलों में बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? तो फील्ड्स बर्बाद हो गए। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की भावना क्या थी? तो उसका हृदय दुख से भर गया था। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस अकेले एकांत घर में, जो कि घाटी के बीचों बीच, उस घर में रह रहे सभी हृदय में बस
अब एकमात्र उम्मीद बची हुई थी। यानी उस वैली के बीचों बीच उस अकेले घर में रह रहे सभी लोगों के हृदय में बस एकमात्र उम्मीद बची थी। वह उम्मीद थी ईश्वर की तरफ से मिलने वाली मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. शायद लेंचो ने ऐसा ही बोला होगा, Remember, no one dies of hunger. कि चिंता मत करो, दुखी मत हो, हालांकि यह हमारी संपूर्ण क्षति दिखती हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया, संपूर्ण तबाही दिखती हो, बर्बादी दिखती हो, लेकिन याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता, कोई भी भूख से नहीं मरता। क्यों ऐसा इसने कहा? क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने अगर हमें मुख दिया है, तो भोजन का भी इंतज़ाम वही मालिक करेगा। तो अब यहाँ पर होप दिखता है, रे ऑफ होप दिखता है सभी के हृदय में, और लेंचो ने ऐसा कहा, That's what they say, no one dies of hunger. और इसीलिए तो जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई भी यहाँ भूखा नहीं मरता, क्योंकि ईश्वर सभी के दाने पानी का इंतज़ाम स्वयं करते हैं। तो इसी विचार से अब यह कहता है कि हमारे भी दाने पानी का इंतज़ाम ईश्वर ही करेंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे। All through the night, सारी रात, लेंचो thought only of his one hope. लेंचो एकमात्र अपनी उम्मीद के बारे में सोचता रहा सारी रात, the help of God, ईश्वर की तरफ से मिलने वाली मदद। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि लेंचो को जीवन भर बताया गया था, लोगों ने बताया था, समाज ने बताया था, क्या? कि see everything, कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख सकती हैं, even what is deep in one's conscience. यहाँ तक कि ईश्वर की आंखें सिर्फ उन चीज़ों को नहीं देख सकती जो चीज़ें आसानी से दिखती हैं, बल्कि उन चीज़ों को भी देख सकती हैं ईश्वर की आंखें जो किसी के भीतर, हृदय के भीतर छुपा हुआ हो। ऐसे कंसाइंस का डिक्शनरी की जो मीनिंग है वो समझो ध्यान से। कंसाइंस माइंड की एक फैकल्टी होती है जो किसी चीज़ को सही या गलत के आधार पर परखती है। सो द फैकल्टी ऑफ योर माइंड दैट डिसाइड्स something wrong or right is called conscience. तो यही एक इनर सेंस है, एक भीतरी अनुभव है जो कि राइट और रॉन्ग बताता है। तो ये लिखा है कि इंसान के हृदय के भीतर भी अगर कुछ बातें छुपी हुई हैं तो ईश्वर की आंखें वो भी देख सकती हैं। अब इस बात से पूरी उम्मीद में आ जाता है लेंचो और खुश हो जाता है और कहता है अब हमारे दिन बिल्कुल पलट जाएंगे, हम भूखे नहीं मरने वाले। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इंसानों के बीच लेंचो मानो एक बैल के समान था। तो लेंचो को ऑक्स कहा गया है, यानी मेटाफर का इस्तेमाल है। क्यों कहा गया? क्योंकि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता था। क्योंकि ऑक्स बहुत मेहनती होता है, तो लेंचो को ऑक्स कहने का अर्थ है कि लेंचो बहुत ही मेहनती था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लोगों को लगता था कि जानवरों की तरह यह काम करता है फील्ड्स में, लेकिन लेंचो को अभी भी लिखना आता था। कैसे लिखा जाए यह लेंचो जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, सुबह के खुलते ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार सुबह होते ही वह एक खत लिखने बैठ जाता है, खत लिखना शुरू करता है जो वह स्वयं ही जिसे टाउन लेकर जाएगा, शहर लेकर जाएगा और उस खत को भेजेगा, मेल से भेजेगा। मेल करना मतलब भेजना, यहाँ इन द मेल लिखा है, मतलब पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अपने ख़त को आगे भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। यह ख़त ईश्वर को लिखा गया ख़त था, कोई इससे नीचे का ख़त नहीं था। मतलब एक मामूली ख़त नहीं था, बल्कि ईश्वर को लिखा गया ख़त था। गॉड ही रोट, अब उसने लिखा ख़त में क्या, ध्यान से सुनना। गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, ईश्वर अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर,
तो हमारा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा खेतों में बीजों की बुआई कर सकूं, फसलों की बुआई कर सकूं। And to live until the crop comes, because the hailstorm. शांति है, एक खामोशी है। और मैं तब तक जिंदा रह सकूं जब तक दोबारा ये फसल उग ना आए, निकल ना आए। इस उम्मीद में कम से कम मैं जी लूँगा कि दोबारा फसल निकलेगी। इसीलिए मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। आप मेरी मदद करें। अगर ईश्वर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो हमारे परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रह जाऊँगा। तो ये लिखता है आगे कि जब तक फसल निकल ना जाए तब तक मैं कम से कम ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि द hailstorm ... यानी वर्ड्स की यहाँ पर हम इलिप्सिस देख रहे हैं। इलिप्सिस मतलब वर्ड्स का गायब होना। क्यों यहाँ पर इलिप्सिस है? इसका रीज़न है, इस तरह की राइटिंग स्टाइल से बताने की मीनिंग है कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। ईश्वर को आगे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लेंचो का विश्वास था। लेंचो को अनन्य विश्वास है ईश्वर में, इसलिए हल्का सा जब वह लिख रहा होगा लिखने की धुन में तो लिखता चला गया, बट इसे जब होश आया होगा कि ईश्वर को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वह तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, ओमनिशियंट हैं, सर्वज्ञ हैं, ओमनीपोटेंट हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, और ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। इसीलिए उसने अपनी कलम को रोक दिया और ... कर दिया कि ईश्वर आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मुझे लिखने की अब ज़रूरत क्या है। तो इस तरह की राइटिंग स्टाइल से यही बात, यही भावना यहाँ पर छुपी हुई है। पेसो देखिए, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी देशों की करेंसी पेसो है। नेक्स्ट, ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा अपने लेटर पर? टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब वह खत के एनवेलप पर टू गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और उस खत को अब वह एनवेलप के अंदर रखता है। खत पर क्या लिखा? टू गॉड, मतलब ईश्वर के लिए खत, और उसे एक एनवेलप में कर देता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वह बेचैन है। वेंट टू टाउन, घर में खत को लिखकर अब वह शहर की तरफ चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे वह पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उस खत पर एक स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस खत को मेल बॉक्स में डाल देता है, गिरा देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वहाँ काम कर रहे कामगारों में से एक कामगार, एक इंसान जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के बाकी कार्यों में मदद किया करता था, वह पोस्टमैन लेंचो के द्वारा लिखे गए उस खत को लेकर अपने बॉस के पास जाता है। Who is the boss here? The postmaster. और बहुत ही ठाके लगाकर हंसता हुआ जाता है और दिखाता है उस खत को जो खत ईश्वर के लिए लिखा गया था। Never in his career as a postman had he known that address. पोस्टमैन के करियर में आज तक उसने ऐसा खत कभी नहीं देखा था जो कि ईश्वर के लिए कभी लिखा गया हो। देखो यहाँ एक अमिएबल वर्ड है। अमिएबल का अर्थ है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, बहुत ही मिलनसार, दोस्ताना व्यवहार रखने वाला, खुश मिजाज इंसान। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा और एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान था, वह उस लेटर को देखता है। पोस्ट मास्टर क्यों यहाँ मोटा है? क्योंकि कुर्सियों पर बैठा रहता है अक्सर। तो एक मोटा, बड़ा ही गुलू मुलू सा इंसान है, बड़ा ही प्यारा सा इंसान है, और वह भी हंस पड़ता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। वह भी लेकिन अचानक बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है और उस खत को अपने डेस्क पर रखते हुए कहता है, What faith! I wish
I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. आश्चर्य दिखाता है पोस्ट मास्टर कि वाह, खत को अपने डेस्क पर पटकते हुए रखते हुए जोर से क्या कहता है पोस्ट मास्टर कि वाह क्या विश्वास है। काश मेरे भी हृदय में अगर यही विश्वास होता, इस खत को लिखने वाले इंसान के हृदय में जितना विश्वास है ईश्वर को लेकर, काश उतना ही विश्वास अगर मेरे हृदय में होता तो कितना खूब होता। इसकी बातचीत ईश्वर के साथ शुरू हो गई है, ईश्वर के साथ इसका रिश्ता, ईश्वर के साथ इसकी बातचीत, ईश्वर के साथ इसका कनेक्शन। वाह क्या विश्वास है। तो पोस्ट मास्टर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है इसी बात को लेकर कि कोई एक ऐसा इंसान जो ईश्वर को खत लिख रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बात मामूली नहीं है, यह बात गंभीर बात है। इसलिए पोस्ट मास्टर अचानक हंसते हंसते गंभीर हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और क्या जानना है एक बार बताना। नेक्स्ट, सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. इसीलिए इस खत को लिखने वाले का विश्वास ईश्वर में डिगे ना, यानी ईश्वर में इसका विश्वास जितना है, यानी लेंचो का विश्वास ईश्वर में जितना है, वह विश्वास कभी भी डगमगाए ना, हिले ना, शेक ना करे। इसके लिए पोस्टमास्टर के मस्तिष्क में एक विचार आता है कि खत का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उस पोस्टमास्टर ने उस खत को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे उस खत को उसने खोला, यह स्पष्ट था कि अब उस पोस्टमास्टर को गुडविल यानी शुभकामनाएं, इंक यानी स्याही, और पेपर यानी कागज़, शुभकामनाएं, स्याही और कागज़, इनसे अब ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी उस पोस्ट मास्टर को इस ख़त के जवाब को देने के लिए। यानी हम ख़त का जवाब कैसे देते हैं? बस एक शुभकामना लिखते हैं, और यह लिखने के लिए हमें स्याही चाहिए और एक कागज़ चाहिए। लेकिन लेंचो के ख़त को जवाब देने के लिए इस पोस्ट मास्टर को इन सभी चीज़ों से कुछ ज़्यादा चीज़ चाहिए थी। यही इसका अर्थ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ शुभकामना, स्याही और कागज़ से काम चलने वाला नहीं था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अभी भी इस समस्या को सुलझाने में लगा हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. और इसने पैसों के लिए पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे सभी लोगों को कहा कि पैसे दो, पैसे जमा करो, क्योंकि 100 पेसोज लेंचो ने मांगा था उस खत के ज़रिए। अब वो जमा कैसे हो? अकेले की तो बात थी नहीं, तो वहाँ जितने भी लोग थे काम कर रहे थे, उन सब से पोस्ट मास्टर ने पैसों के लिए कहा। उसने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। किसने? पोस्ट मास्टर ने। और पोस्ट मास्टर के बहुत सारे मित्र जो थे पोस्ट ऑफिस के कहीं बाहर इनके इसके जीवन में, उन सब ने भी कुछ ना कुछ देने के लिए अपनी रजामंदी दिखाई, देने के लिए राज़ी हुए। किस तौर पर? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक सहयोग दान देने के तौर पर, एक सहयोग राशि देने के तौर पर। तो सबों ने मिलकर पैसे जमा किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। पोस्ट मास्टर के लिए नामुमकिन हो रहा था 100 पेसोज को इकट्ठा जमा करना। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसीलिए उस पोस्ट मास्टर ने उस लेंचो को आधे से ज़्यादा पैसा भेजा। पूरा नहीं भेज सका, यानी 100 पेसोज नहीं भेज सका, लेकिन 50 पेसोज से ज़्यादा भेजा। मोर देन अ हाफ, है ना, मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा भेज पाया इसने। He put the money in an envelope. उन सभी पैसों को, जितने पैसे पोस्ट मास्टर ने जमा कर पाए थे, उन सभी पैसों को एक एनवेलप में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के नाम उस खत को लिखा, लेंचो के नाम उस खत को संबोधित किया। एंड विद इट,
और उस एनवेलप के साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उस एनवेलप के साथ एक खत और रखा गया जिस खत में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था हस्ताक्षर के तौर पर, दस्तखत के तौर पर, ईश्वर। यानी एक एनवेलप लिया, पोस्टमास्टर ने उस एनवेलप में पैसे रखे और उस एनवेलप के भीतर एक छोटी सी चिट्ठी डाली गई जिस चिट्ठी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था हस्ताक्षर के तौर पर, और वो शब्द था ईश्वर। क्यों इसने ईश्वर लिखा, गॉड लिखा? ताकि लेंचो का फेथ डिगे ना, ईश्वर में जितना उसका विश्वास है वह कभी कम ना हो और उसे लगे कि हाँ, यकीनन मेरे खत का जवाब ईश्वर की तरफ से आया है। आगे ध्यान दो और समझते हैं। Who or what did लेंचो have faith in? किस में और कितना विश्वास था लेंचो को? ईश्वर में था, बहुत ज़्यादा था। What did he do? उसने क्या किया? खत लिखा। Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा था? पोस्टमास्टर ने। What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर ने फिर क्या किया? पैसे जमा किए, लेंचो की मदद की। आगे बढ़ो। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले रविवार वह जितने समय पर आया करता था उस समय से थोड़ा पहले आया। कहाँ? पोस्ट ऑफिस, यह जानने के लिए कि क्या कोई खत उसके नाम आया है क्या, यानी ईश्वर की तरफ से जवाब आया है क्या। अब एक सप्ताह बीत गया। पिछले संडे उसने खत लिखा था, अगले संडे वह आया है समय से पहले अपने लिए आए हुए खत को जानने के लिए। कंटेंटमेंट की मीनिंग देखो, सेटिस्फैक्शन। कंटेंट मतलब संतुष्टि होता है। आगे, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वह पोस्टमैन ही था, डाकिया ही था जिसने स्वयं ही एक खत को लेंचो के हाथ रखा था अभी। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से उस इंसान के संतुष्टि को देख रहा था। उस इंसान यानी लेंचो की संतुष्टि को अनुभव कर रहा था अपनी ऑफिस से बैठा बैठा। पोस्ट मास्टर भीतर से देख रहा है। जिस समय कि पोस्टमैन लेंचो को एक खत थमा रहा है। वो खत कौन सा है? पैसे वाला एनवेलप है ये, जिसमें गॉड लिखा हुआ एक छोटा सा लेटर है। पोस्टमैन यही लेटर लेंचो के हाथ में थमाता है और इन सारी बातों को पोस्टमास्टर अपनी ऑफिस से देख रहा था और भीतर ही भीतर हृदय में ही गदगद हो रहा था, खुश हो रहा था। उस इंसान के संतुष्टि को देखकर, संतुष्टि को अनुभव कर बहुत खुश हो रहा था पोस्टमास्टर। और जिस पोस्टमास्टर ने एक अच्छा काम किया था किसी इंसान को मदद करने के लिए, लिखा है ना, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। जिस पोस्टमास्टर ने एक अच्छा कर्म किया था अभी मदद करने का, और उस इंसान की संतुष्टि को देखकर यह खुश हो रहा था। ठीक है, आगे देखो। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने ज़रा भी आश्चर्य नहीं दिखाया उन पैसों को देखकर। क्यों? क्योंकि पूरा विश्वास था उसे कि ये पैसे ईश्वर ही भेज सकते हैं। ईश्वर तो मेरे खत का जवाब देंगे ही, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का आश्चर्य होना ही नहीं था। ये यहाँ बताता है अनफ्लिंचिंग फेथ ऑफ लेंचो। लेंचो का ना डिगने वाला विश्वास बताता है। कौन? ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. Such was his confidence. ऐसा उसका विश्वास था। But he became angry when he counted the money. लेकिन वह गुस्सा जाता है जब उसने पैसों को गिना। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकते और ना ही लेंचो को इनकार कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए उसने आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था। Immediately, अचानक, लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो उस विंडो की तरफ जाता है, पोस्ट ऑफिस की विंडो की तरफ जाता है पेपर और इंक मांगने के लिए, कागज़ और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल,
और जहाँ लोग ख़त लिखा करते हैं जिस टेबल पर, उस टेबल तक जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, ध्यान रखना ये ब्रो नहीं है, ब्राउ है, दैट इज़ आई ब्राउ। हाँ, आई ब्रो नहीं पढ़ते हैं, आई ब्राउ पढ़ते हैं, दिस इज़ राइट। अब वह ख़त को लिखना शुरू करता है और अपनी भावों को बहुत ही सिकोड़ते हुए, क्यों? भावों का सिकोड़ना, आई ब्राउ का सिकोड़ना बताता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है लेंचो। ये एक बॉडी लैंग्वेज है, एक फील है, ताकि देखने वाले लोगों को भी अंदाज़ा लग जाए कि लेंचो कितना गुस्सा है, लेंचो कितने गुस्से में है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, और भावों का सिकुड़ना इसलिए हो गया था कि ताकि वह अपने इस विचार को निखार सके, इस विचार को वह दिखा सके। क्योंकि जब आप विचारों को दिखाने की कोशिश करते हैं स्वभावतः, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज बदल जाते हैं। तो आईब्राउ का सिकुड़ना इसलिए हुआ था कि उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना था। अभी खत के जरिए ईश्वर से गुस्सा चुका है। सोचो, एक तो विश्वास, इसे आश्चर्य नहीं हुआ, विश्वास अनन्य था, और जब पैसे इसने गिने तो विश्वास देखो कैसा है, ईश्वर के साथ कॉरस्पॉन्डेंस, इसका रिश्ता देखो कैसा है कि बहुत हक से गुस्सा भी रहा है। यानी एक इंसान ईश्वर से इतने हक से गुस्सा भी सकता है, ये कितनी मिसाल की बात है। आगे समझते हैं। When he finished, जब उसने खत ख़त्म कर लिया, जब उसने ख़त लिख लिया, he went to the window, वह उसी दूसरी खिड़की के पास जाता है, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसे वह थोड़ा सा थूक लगाकर चाटता है जीभ से अपने, उसमें थोड़ा सा पानी लगाता है ताकि स्टिकी हो जाए, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और उस स्टैम्प को वह अपनी मुट्ठी के वार से उस खत पर चिपका देता है। एक बार फिर से पढ़ूं, ध्यान देना। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही जिस क्षण वह खत मेल बॉक्स में गिराया जाता है, वह पोस्टमास्टर तुरंत उस मेल बॉक्स के पास जाता है उस खत को खोलने के लिए, यानी पढ़ने के लिए। इट्स साइड, और वह खत कहता है, यानी इट्स साइड मतलब द लेटर साइड, द लेटर साइड मतलब द थिंग्स रिटन इन द लेटर, जो चीज़ें लेटर में लिखी हुई थी वह क्या थी। अब ध्यान से समझना। पहले मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ ताकि आप समझें, फिर हिंदी। God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Please, क्या लिखा आगे? But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, कि ईश्वर, जिन पैसों के लिए मैंने आपसे कहा था, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोज मुझे पहुँचे हैं, 70 पेसोज ही मेरे तक पहुँचे हैं, 70 पेसोज ही मुझे मिले हैं। मुझे बाकी पैसे भेजो, जैसा कि, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ, याद रखना, मुझे उन सभी पैसों को अब इन मेल के ज़रिए मत भेजना, यानी इस पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज़ बेईमानों के झुंड हैं। इस पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे सभी लोग, सभी एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये सभी बेईमानों के झुंड हैं, बेईमानों के ग्रुप हैं। इसलिए मुझे अब दोबारा इनके ज़रिए पैसे मत भेजना। लेंचो अपने नाम का दस्तखत करता हुआ इसने उस खत को गिराया था। तो बेटे, अंत में इस पोर्शन में, लास्ट वाले पोर्शन में, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, इसमें आयरनी दिखती है। आयरनी क्यों? आयरनी किसको कहते हैं, इसको समझें। हम जिस बात को करना चाहते हैं, उस बात के ज़रिए जब हम दूसरी बात करते हैं,
इसे हम आयरनी कहते हैं। डेफिनेशन तो ये है। आयरनी की समझ यहाँ पर क्या है कि जो लोग लेंचों की मदद करते हैं, लेंचो उन्हीं लोगों पर संदेह करता है। तो ये कैसी विडंबना है, ये कैसी आयरनी है, कितनी विरोधाभास बातें हैं, इसको आप समझें। सो हियर वी सी द टच ऑफ आयरनी, द फिगर ऑफ स्पीच। एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो ज़रा भी आश्चर्यचकित हुआ था अपने लिए जो ख़त उसने पाया था उसमें पैसे पाकर? नहीं। वॉट मेड हिम एंग्री? किस चीज़ ने उसे आखिर गुस्सा दिलाया था? तो वह चीज़ थी पैसों का कम आना। 100 पैसों इसने मांगा था और इसे मिला था मात्र 70 पैसों। 30 पैसों के लिए ईश्वर से नाराज़गी थी, इसीलिए दोबारा इसे ख़त लिखना पड़ा। ईश्वर से अपने गुस्से को यह जाहिर करता है। आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से इस कहानी को सुना है, समझा है। एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।